हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक कीड़ा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार हमने स्टार्ट कर दिया है और ये लास्ट यानी कि चौथा लेक्चर है। इसको पूरा देखने के बाद आपको पूरा प्रायद्वीपीय भारत पठार से आपको न कोई दर्रा से क्वेश्चन छूटेगा और न ही आपको कोई पठार से और न ही कोई पहाड़ी से। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रायद्वीपीय भारत के पठार को पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था। दूसरे लेक्चर में हमने अरावली पहाड़ी को जाना था, फिर मालवा पठार को जाना था, फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी को जाना था और सतपुड़ा पहाड़ी को जाना था। इसी बीच हमने नर्मदा और ताप्ती दो नदियों के बारे में जाना था। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा लेक्चर था उसमें हमने दक्कन के पठार को जाना था और छोटा नागपुर के पठार को जाना था और शिलोंग पठार के बारे में जाना था। ये इतना हो गया, बचा हमारा था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे। एग्जाम के ऑब्जेक्टिव से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब यहीं पर पढ़ के और यहीं पर समाप्त करके जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए आज थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट से 7 मिनट का रिवीजन होगा, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अरावली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अरावली में पहला पॉइंट क्या है, यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये कितने राज्य में है, 2 राज्य में है, राजस्थान और गुजरात। एक यूनियन टेरिटरी में है, इसे दिल्ली बोला जाता है। ठीक है, दिल्ली में इसे दिल्ली रीच पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और गुजरात में इसके दक्षिण में इसे जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो माउंट आबू के पास में पड़ता है। माउंट आबू किसके लिए फेमस है? पहला तो फेमस है कि गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी अरावली की वहीं पे है। दूसरा वहाँ पे है जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे दिलवाड़ा का मंदिर बोलते हैं, वो भी वहीं पर है। कहाँ पे? माउंट आबू के पास में। ठीक है, तो सबसे अगर ज़्यादा एरिया पूछे किस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में अरावली पर्वत फैला हुआ है, तो राजस्थान हम लोग बोलेंगे। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व की तरह काटते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी से लगभग इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने इसको डिटेल में बताया है, आप वीडियो में जाके देख लीजिए। दूसरा हमारा है मालवा का पठार। मालवा का पठार ये एरिया में रहा। ठीक है, उसके जस्ट दक्षिण में ये मालवा का पठार रहा। मालवा के पठार से बहुत सारी नदियाँ निकली हुई हैं, लगभग 30-35 नदियाँ, जिसमें हमने आपको अभी इंपॉर्टेंट 2-3 नदियों के बारे में बताया था। नदियों वाले चैप्टर में पूरा बताएंगे। इसमें हमने बताया कि इसको चंबल नदी को, जो मालवा के पठार की सबसे फेमस और सबसे बड़ी नदी है। दूसरा हमने बताया था काली सिंध के लिए और तीसरा हमने क्या बताया था, बेतवा नदी के बारे में। ठीक है, बेतवा नदी सीधा कहाँ जाती है, यमुना से मिलती है और चंबल नदी काली सिंध को लेकर बनास नदी से मिलते हुए यमुना नदी में मिलती है। और यमुना नदी कहाँ मिलती है, गंगा नदी में इलाहाबाद के प्रयाग में मिलती है। ठीक है, इतना हम लोग जाना था चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी के बारे में और 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। चंबल नदी अपने बीहड़ क्षेत्र के लिए जानी जाती है। चंबल नदी के इतनी ज़्यादा शाखाएं थी, इतनी ज़्यादा नदियाँ उन चंबल नदी से मिली हुई थी एक समय में, और इस समय क्या हुआ, पूरा का पूरा सूख गया है। जिस नदी घाटियों में बहती तो पूरा सूख गया है, इसलिए पूरा चंबल वाला एरिया उबड़ खाबड़ हो गया है। उबड़ खाबड़ होने की वजह से वो पूरा बीहड़ क्षेत्र माना जाता है। तो पूछा जाता है कि कौन सी नदी सबसे बड़े बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है, तो चंबल नदी। पूछा जाता है किस पठार पर सबसे बड़ा बीहड़ क्षेत्र है, तो चंबल पे अरे करें मालवा के पठार पे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। हमने बताया था विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 3 भाग हैं, हमने ये भी बताया था। ठीक है, सबसे पूर्वी भाग कैमूर है, सबसे पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, इसके दक्षिण में नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब कि बहुत गहरी घाटी में बहती है और यहाँ खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसको हमने आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, और उसके जस्ट नर्मदा नदी यहाँ पे बहती है और नर्मदा नदी के जस्ट दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी बहती है। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत किसे बोलते हैं, जिन पर्वत के दोनों साइड में नदी बहती हो और नदियों ने पूरे पर्वत को ब्लॉक कर रखा हो, उसे ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ये दोनों नदियाँ सतपुड़ा पर्वत को एकदम से ब्लॉक करके रखी हैं। सतपुड़ा का सबसे पश्चिमी जो चोटी है, सबसे पश्चिमी जो पहाड़ी है, उसको अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकली हैं। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकली, कौन कौन सी, सोन निकली है और नर्मदा नदी निकली है।
ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ है? ये भ्रंश घाटी में बहते हुए खंभात में खंभात खाड़ी में गिर जाती है और सोन नदी पटना के पास में जाके बिहार में मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है, ये सतपुड़ा पहाड़ी हो गई। नेक्स्ट हमारा हमने बताया था दक्कन का पठार। दक्कन का पठार हमने बताया था जिसके पठारों का पठार ही कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारे का पठार आता है। ये दक्कन का पठार पूरा है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया आपको सतपुड़ा है या विंध्याचल है, ये तीनों श्रेणी विंध्याचल है, ये तीनों सतपुड़ा है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है हमने आपको बताया था क्या, दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार के अंतर्गत ही दंडकारय का पठार आता है। इसके दक्षिणी भाग को बस्तर का पठार बोलते हैं। बस्तर का पठार किसके लिए फेमस था? भारत के एकमात्र टीन के खान के लिए प्रसिद्ध था, टीन के भंडार के लिए प्रसिद्ध था, मैंने ये बताया था। ठीक है, मैंने एक चीज और भी बताया था, जो दंडकारय का पठार है और ये छोटा नागपुर का पठार है, इसके बीच में महानदी बहती है। महानदी बहती है, थालेनुमा हो जाता है, यहाँ पर बारिश बहुत होती है और पानी यहाँ पर बहुत रुकता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा धान होता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा धान का कटोरा कहा जाता है इसे। क्यों? और ये कहाँ पे है? सबसे पहले छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये है। तो छत्तीसगढ़ को धान कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि महानदी घाटी में दोनों तरफ से, दोनों पठारों से नदियाँ बह के उसी में जाती हैं और पूरा वो साल भर वहाँ पे पानी लगा रहता है, और जहाँ पानी बहुत ज़्यादा रहता है वो धान की खेती के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको बढ़िया से याद हो गया। चलो नेक्स्ट हम बताते हैं छोटा नागपुर में हमने क्या बताया था। छोटा नागपुर पठार में हमने बताया था कि इसे दो भाग में बांट दिया गया है। ऊपर का भाग के क्या बोलते हैं? हजारीबाग बोलते हैं, और दक्षिण के भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? रांची का पठार बोलते हैं। बीच के भाग को क्या बोलते हैं हमने? संप्रदाय का मैदान, जो खाली मैदान है। जो हजारीबाग है वहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, इसे राजमहल पहाड़ी बोलते हैं। इतना बताया था, ये राजमहल है। यहाँ पर अगर दो भाग करते हैं तो ये वाला हमारा हो जाएगा रांची का पठार, और ऊपर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। ठीक है, ये हमारा क्या है? राजमहल पहाड़ी। हमने बांग्लादेश के बारे में बताया था कि बांग्लादेश में सिंधु, इधर से दिहंग नदी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से गंगा नदी, दोनों ने अपना पूरा मिट्टी कंकड़ पत्थर से बांग्लादेश को पाट दिया है, जहाँ पे आज बांग्लादेश बसा हुआ है। यहाँ पर पहले क्या था? पूरा समुद्र ही था। और ये पहाड़ी जो शिलांग पठारी है, मेघालय में है, शिलांग का पठार, ये छोटा नागपुर पठार का ही भाग है, यह हिमालय का भाग नहीं। ये भी बताया था हमने आपको, ये भी इसमें बताया था। ये शिलांग पठार के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो पर इसकी सर्वोच्च चोटी है नोकरेक। क्या है? नोकरेक। नोकरेक है, हमने ये भी बताया था। और खासी, जयंतिया। खासी पहाड़ी पर ही 2 बड़े शहर हैं, कौन कौन से? मानसीराम और चेरापूंजी। विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र यही 2 है। ठीक है, तो ये खासी पहाड़ी पर है, और जयंतिया इधर है तीसरा। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 प्रकार की पहाड़ी भी होती हैं, और ये 3 पहाड़ी की 3 प्रकार की यहाँ पे जनजातियाँ भी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और 2 पहाड़ी आपको पीछे और दिख रही होंगी, असम में है, एक मिकिर है और दूसरा रेंगमा है। ये भी आपका इसी पठार के अंतर्गत आता है, हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। जब हमने हिमालय आपको बताया था, इधर ये वाला एरिया है, हिमालय की अवशिष्ट ये नहीं है, ये छोटा नागपुर पठार से है। देखें, ऐसे लगता है कि हिमालय यहाँ पे, तो हिमालय का अंश है, हिमालय का अंश नहीं है। ठीक है, इतना हमने बताया था। ये लगभग इतना जितना हम आपको अभी बताए हैं, ये 3 लेक्चर में हुआ, मतलब आधे घंटे का 3 लेक्चर, 1.5 घंटे का कंटेंट हमने आपको लगभग 5 मिनट में बताया। ठीक है, इसका मतलब इससे आपको पता ही चल गया होगा कि हमने वहाँ का मेन पॉइंट उठा लिया है जो हमें बताना था। लेकिन आपको अगर एकदम डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके वीडियो को इत्मीनान से देखिए, अच्छे से उसे नोट्स बनाइए, और आज का ये लेक्चर देखने के बाद पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत पठार खत्म हो जाएगा। तो आपको इससे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और हमने उत्तर भारत में पूरा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय पूरा हमने पढ़ाई दिया है। पूर्वोत्तर भारत के हिमालय पढ़ा दिया हमने। तो आपको देखा जाए तो पूरे भारत में पर्वत श्रेणी, ग्लेशियर, दर्रा, ये सब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पठार तो इससे छूटने वाला नहीं है। अब आज के बाद हमारा क्या होगा, नेक्स्ट डे से नदियों के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नदियाँ कवर करने के बाद हमारा पहाड़, पर्वत, दर्रा, नदी सब कंप्लीट हो जाएंगे। हम धीरे धीरे क्या करते हैं, ज्योग्राफी को समझ रहे हैं, आज समझ लेंगे। उसके बाद हम MCQ कराएंगे। MCQ कराने में आपको काफ़ी आनंद आएगा, क्योंकि आप पढ़े रहेंगे डिटेल में। बिना डिटेल में पढ़े MCQ करना मतलब बेकार है, बेवकूफ़ता है, इसको बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग।
पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पश्चिमी घाट का पर्वत। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कैसी पर्वत श्रेणी, हम आपको ये भी बता देते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पश्चिमी पूरा जो एरिया है इंडिया का, मूल भारत जो है, ये मूल भारत कहाँ से कट के आया हुआ है? अफ्रीका से कट के आया है। ठीक है, अफ्रीका से ये अलग होके सीधा आया है। तो यहाँ पर ये पर्वत अक्सर ये देखा जाए ना तो सच में ये पर्वत है ही नहीं। आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा हम मैप के थ्रू बता दे रहे हैं। मान लो ये समुद्र है, मान लो ये समुद्र है, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है जो इंसान यहाँ पर रहेगा उसके लिए पहाड़ लग रहा है? नहीं पहाड़ लग रहा है। जो इंसान यहाँ लग रहा है उसके लिए ये पहाड़ लग रहा है? नहीं लग रहा है। अगर कोई इंसान यहाँ पर है समुद्र के तट पे, उसके लिए तो ये काफी ऊंचा पहाड़ लग जाएगा। जो इंसान यहाँ पे है उसके लिए ये ऊंचा पहाड़ लगेगा। आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जैसे ही पूरा का पूरा अफ्रीका से इंडिया अलग हुआ, तो ये अलग हुआ तो पूरा पूरा क्या हुआ? गहरा हो गया। जैसे हम लोग एक बिस्किट तोड़ते हैं तो पूरा डायरेक्ट गहराई आ जाती है, तो वही प्रकार से यहाँ से डायरेक्ट देखा जाए तो ये वाला पोर्शन इतना था ऐसे, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बढ़ा हुआ है। ये बढ़ा कैसे हुआ है? यहाँ से हजारों नदियाँ, यहाँ से हजारों नदियाँ यहाँ से बहती हैं, तो अपना मिट्टी कंकड़ पत्थर सब इसमें गिराती है। उससे इधर पूर्वी घाट में भी होता है। ठीक है, इतना कंकड़ पत्थर लेके आए तो एक तट बना दी है, एक ये तट ढाल नुमा तट बना दी है। और इसी तट को हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट का तट या फिर पूर्वी घाट का तट। पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिमी घाट का तट और पूरब में जाएंगे तो पूर्वी घाट का तट कहलाता है। सिंपल सा। असल में देखा जाए तो पश्चिमी घाट पर्वत हमारा पर्वत है ही नहीं। ठीक है, यह एक प्रकार का पठार है। ये नदियों के द्वारा बनाए गए तट से हमें पता चलता है ये पहाड़ है। ये कहीं कहीं पर उठे हुए हैं जिसे हम लोग पहाड़ मानते हैं। असलियत में देखा जाए पर्वत तो उत्तर भारत में थे, जहाँ पर एवरेज जो हिमालय पे जो चोटियाँ थी, एवरेज उनका 6000 मीटर ऊंचाई था, मतलब कि लगभग 6 किलोमीटर। वहीं दक्षिण भारत में जो पहाड़ है वो 600 मीटर मात्र, 600 मीटर मतलब आधे किलोमीटर में के आसपास है, 0.6 किलोमीटर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका लगभग 10 गुना से ज़्यादा है ऊंचाई। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो उत्तर भारत में जो हिमालय के पर्वत श्रेणी हैं, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, नेपाल चले जाइए और इधर पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए, आपको इधर पूरा का पूरा पहाड़ मिलेगा और ग्लेशियर जैसे सफ़ेद सफ़ेद पूरा जमा रहेगा, बर्फ पूरा जमा रहेगा। लेकिन आप दक्षिण भारत में चले जाइए, आपको कोई ग्लेशियर नहीं दिखने वाला है, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि एवरेज ऊंचाई 600 मीटर है। यह एक पठारी एरिया है, इसे पहाड़ मान लिया गया है। ये पहाड़ है नहीं, आपको कोई ग्लेशियर नहीं मिलेगा। इसे पहाड़ तो बनाया गया है, मतलब कि ये एक तरह का पहाड़ नहीं है, ये नदियों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो एक तरह से ये पठार है। तो लेकिन सब लोग पश्चिमी घाट पर्वत को पढ़ते हैं, तो हम लोग भी पर्वत की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर्वत ये हमारा है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये वाला एरिया आपको गुजरात लग रहा है, इसे सौराष्ट्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र। और इसे क्या बोलते हैं? कच्छ। ऊपर वाला जो भाग कटा हुआ है उसे कच्छ बोलते हैं। यही ये पूरा दलदल एरिया है, क्योंकि समुद्र का पानी लगभग लगभग यहाँ पे थोड़ा सा अंदर घुस जाता है और यहाँ पर साल भर पूरा दलदल ही रहता है। ठीक है, इसे कच्छ का रण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्छ का रण। और निचले वाले भाग देखो चांद की तरफ है, एकदम पूरा कटा हुआ है, जिसे सौराष्ट्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र बोलते हैं। निचले वाले भाग को सौराष्ट्र बोलते हैं। अब यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है मांडव, दूसरा क्या है? गिर, तीसरा क्या है? तीसरा है बारदा। अगर ये सौराष्ट्र है तो यहाँ पर गिर है, यहाँ पर बारदा है और यहाँ पर हमारा मांडव। ये दोनों तो पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास फेमस नहीं है। ये वाली पहाड़ी खास फेमस है। कौन सी? गिर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिर पहाड़ी में पूरे एशिया में सिर्फ और सिर्फ
यहीं पर शेर पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर पहाड़ी में। अब आप सोचेंगे कि पूरे एशिया में कहीं शेर नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ गिर में ही क्यों पाया जाता है? तो आपको बता देते हैं कि जहाँ से कटा था अफ्रीका, जहाँ से अफ्रीका कटा हुआ था, तो सौराष्ट्र वाला एरिया जो कटा था, तो उसके उस साइड आपको याद होगा, अफ्रीका महाद्वीप में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर शेर ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अफ्रीका में एक जंगल है जिसका नाम है सवाना का जंगल। क्या नाम है? सवाना का जंगल। सवाना का जंगल शेर के लिए ही फेमस है। ठीक है, अफ्रीका का जंगल शेर के लिए फेमस है, और जहाँ जंगल है वहीं से इंडिया अलग हुआ है। तो कुछ एरिया सौराष्ट्र साइड में आ गया है, सिंपल सा हम कह सकते हैं। और जो एरिया आ गया है, एरिया के साथ साथ वहाँ के शेर भी आ गए। इसलिए पूरे एशिया में, क्योंकि एशिया में तो शेर कहीं पाए जाते नहीं है, और एशिया का भाग इंडिया था नहीं, अब तो हो गया है, लेकिन एशिया का भाग था नहीं, अफ्रीका का भाग था। तो वहाँ के कुछ शेर यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, जैसे ही धरती अलग हुई, मतलब पूरा इंडिया अलग हुआ, पूरा प्लेट हट अलग हुई, तो वहाँ के सवाना मैदान भी, सवाना का जंगल भी थोड़ा सा इधर आ गया। सौराष्ट्र साइड में आप जाके घूमिए, वहाँ पर सौराष्ट्र में सवाना घास का जंगल जैसा था वहाँ पे अफ्रीका में, वैसा यहाँ पर भी है। तो यहाँ की गिर पहाड़ी शेर के लिए फेमस है, जो पूरे एशिया में सिर्फ और सिर्फ यहीं पे पाया जाता है। किस पहाड़ी में? गिर पहाड़ी पे पाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ठीक है, ये तो रहा हमारा गुजरात। गुजरात में हमने 3 पहाड़ी पढ़ी, कौन कौन से? मांडव, गिर और बारदा, जिसमें हम लोग गिर को इम्पोर्टेंट दिए क्योंकि गिर फेमस है। अब हम लोग आगे चलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। ये देखो, ये वाला एरिया पश्चिमी घाट है और ये वाला एरिया पूर्वी घाट। हमने आपको ये भी बताया था कि जो नदियां हैं पश्चिमी घाट से भी जो निकलती हैं तो पूरब की तरफ जाती हैं। आप देख सकते हैं ये नदियां इधर जाके अपना जल इधर गिरा रही हैं। ठीक है, तो सब पूरब की तरफ जा रही हैं। तो पश्चिमी घाट का मैदान का ढाल जो है वो पूरब की तरफ है, हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरब की तरह इसका ढाल है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो पश्चिमी घाट का पर्वत है वो सीधा पर्वत की तरह ही लगा हुआ है, और इधर से नदियां आई हैं पश्चिमी घाट से। अब पूर्वी घाट को देखो, अब जगह जगह पहाड़ी खत्म हो गया है। ठीक है, तो पहाड़ किस लिए खत्म हो गया है? क्योंकि नदियों ने काट काट के इसे मैदानी क्षेत्र बना दिया है। क्योंकि एक नदी नहीं, हमने आपको बताया 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं, कम से कम सैकड़ों नदियाँ बहती हैं, और सैकड़ों नदियाँ कट काट काट के यहाँ पर बंगाल का खाड़ी है। ठीक है, यहाँ बंगाल का खाड़ी है, यहीं पर अपना पूरा का पूरा जल गिराती हैं। और इससे ये प्रूफ होता है कि पूर्वी घाट का मैदान पूरा कटा छटा है, जबकि पश्चिमी घाट का मैदान में कोई काट छाट नहीं है। यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नदियाँ यहीं पर, इधर से पश्चिमी घाट से सीधा पूर्वी घाट में चली जाती है। वो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ यहीं पश्चिमी घाट से फटाफट, मतलब कि छोटी छोटी नदियाँ हैं तो यहीं पर अरब सागर में अपना जल गिरा लेती हैं। तो इससे पश्चिमी घाट पर्वत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन पूर्वी घाट पर्वत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इससे पूरा का पूरा पर्वत क्षेत्र कटा छटा है। इसलिए अगर पढ़ने के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिमी घाट पर्वत में आपको ज़्यादा ऊंची चोटियाँ मिलेंगी, और पूर्वी घाट पर्वत में ज़्यादा ऊंची चोटियाँ नहीं मिलेंगी। आधा दूर तक तो वह कोई चोटी ही नहीं है, कोई पर्वत ही नहीं है, सब मैदान क्षेत्र कर दिए हैं। जो साउथ इंडिया इधर है, आंध्र प्रदेश से ही तो पहाड़ियाँ थोड़ा दिखती हैं। इधर के उड़ीसा साइड में कुछ नहीं पहाड़ दिखते हैं, सब नदियों ने पाट दिया है। ठीक है, तो हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। हम लोग सबसे पहले जानते हैं पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई। क्या बोलते हैं? कालसुबाई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्योंकि ये भर गया है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट का जो पर्वत है, ये सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी, इसे बोलते हैं कालसुबाई। कालसुबाई ये सर्वोच्च चोटी है। क्या है? सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी। ठीक है, कालसुबाई। ठीक है, ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई, सिंपल से आपको याद रखना है। दूसरा हमारा ये चोटी यहाँ पे है। ठीक है, इस चोटी का नाम क्या है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी, ये कालसुबाई चोटी है। महाबलेश्वर चोटी किस लिए फेमस है? क्योंकि यहीं से कौन सी नदी निकली है?
कृष्णा नदी निकली। कौन सी नदी निकली है? कृष्णा नदी यहीं से निकली। ठीक है, दो हो गए। दो चोटियां और इंपॉर्टेंट हैं, एक ये है कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख, और चौथा वाला हमारा ये है कौन सा? ब्रह्मगिरी। ये चोटी है। कुंद्रेमुख चोटी है, आइए ब्रह्मगिरी चोटी। ब्रह्मगिरी चोटी किस लिए फेमस है? यहीं से कावेरी नदी निकली है, यहीं से हम लोग लिख सकते हैं कावेरी नदी निकली है। ये हमारा पश्चिमी घाट के 4 चोटियों के नाम आपको याद रखने हैं। कालसूबाई जो सर्वोच्च चोटी है, महाबलेश्वर चोटी जहाँ से कृष्णा नदी निकली है, कुंद्रेमुख चोटी और ब्रह्मगिरी चोटी किसके लिए फेमस है? यहाँ से कावेरी नदी निकली है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों चोटियाँ कालसूबाई और महाबलेश्वर ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में पड़ते हैं। और ये कुंद्रेमुख और ब्रह्मगिरी चोटी कहाँ पड़ती है? हमारा कर्नाटक में पड़ती है, कर्नाटक में। ठीक है, तो आपको 4 चोटियों पूर्वी घाट पर्वत से याद रखने हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा पश्चिमी घाट में। ये देखो पश्चिमी घाट है, ये वाला एरिया, और ये पूर्वी घाट है, और ये जहाँ पर मिलते हैं एक पर्वतीय घाट का निर्माण हो गया। पर्वतीय घाट का निर्माण हो गया है, इसे क्या बोला गया? नीलगिरी की पहाड़ी। इसे क्या बोला गया है? नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा, डोडा बेटा चोटी नीलगिरी की है, याद रखना। अगर पूछा जाए पूरे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कालसूबाई। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। पूर्वी घाट की पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। और यहाँ पर नीलगिरी की अगर पूछता है तो डोडा बेटा है। ये पूरा, अगर प्रायद्वीपीय भारत का पठार के बारे में पूछा जाए तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। सिंपल सा आपको याद रखना है। ठीक है, अब नीलगिरी पहाड़ी आपका हुआ समाप्त। अब इसके जस्ट नीचे आप जाएंगे ना तो आपको एक और पर्वतीय घाट का निर्माण दिखेगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पालनी की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? मान लो ये पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गया, पर्वतीय घाट। ये क्या बोलते हैं हम लोग? पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। अच्छा, पालनी की पहाड़ी ये हो गया। इसके उत्तर में देखो एक और ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, एक पहाड़ी है, ये वाला पहाड़ी। इसे क्या बोला गया है? अन्नामलाई। क्या बोला गया है? अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। और इसके देखो उत्तर पूरब में ये वाला, उत्तर पूरब में ये वाला पोर्शन हम बता सकते हैं, ये पहाड़ी है। ये कौन सी पहाड़ी है? इसे बोलते हैं अनामुदी। क्या बोलते हैं? अनामुदी पहाड़ी। ठीक है, इसके देखो दक्षिण में भी एक चोटी है, पहाड़ी है। ये कौन सी है? इस चोटी का नाम है कार्डामम या इलायची पहाड़ी, इलायची। ठीक है, कार्डामम या इलायची पहाड़ी या कीला मलाई, कीला मलाई चोटी। अच्छा, ये तो रहा हमारा पूरा पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत से हमें कितना याद रखना है? अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च चोटी याद रखना है हमको, कालसूबाई, महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर चोटी हमें याद रखना है कृष्णा नदी के लिए। एक और चोटी है कुंद्रेमुख चोटी, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इसको याद रखना क्योंकि ऊंची चोटी है। ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकली है, तो ये कर्नाटक में दो पड़ते हैं, दो महाराष्ट्र में पड़ते हैं। ये आपको पश्चिमी घाट से याद रखना है। और उसके नीचे एक पर्वतीय घाट का निर्माण है जिसे नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। और ये भारत का, दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। पहला कौन है? कालसूबाई है। ठीक है, ये तो रहा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी कितने राज्य में पड़ती है? आपको बताते हैं 3 राज्य में। नीलगिरी
की पहाड़ी 3 राज्य में। कौन कौन से? पहला तो हमारा है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक है, ये 3 राज्य में है नीलगिरी की पहाड़, पर्वत चोटी। ये बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए यहाँ 3 राज्य में आता है। केरल का साइलेंट वैली, साइलेंट वैली यहीं पर। साइलेंट वैली किसके लिए फेमस है? जैव विविधता के लिए और जंगल के लिए फेमस है। जैव विविधता क्या होता है? वहाँ पर जीवों को संरक्षण देना, और पूरा जंगल है, यहाँ पर सूरज की रोशनी कभी कभी पड़ती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जंगली एरिया है, साइलेंट वैली, इसीलिए इसे साइलेंट बोला था, क्योंकि यहाँ पर एकदम शांत माहौल रहता है। ठीक है, क्योंकि जंगल है, वहाँ पर कोई कुछ नहीं रहता, तो एकदम शांत सब रहते हैं, इसीलिए साइलेंट वैली से बोला जाता है। और जैव विविधता और अपने जंगल के लिए फेमस है। केरल में साइलेंट वैली है, आपको मालूम है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी के पास में ही है। साइलेंट वैली किस पहाड़ी पे पूछा जाएगा? तो नीलगिरी की पहाड़ी में। कितने राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी है? 3 में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ये तो रहा हमारा नीलगिरी की पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी, डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, हमने आपको इसके जस्ट नीचे एक और पर्वतीय घाट का बताया, उसका नाम क्या था? पालनी की पहाड़ी। ठीक है, पालनी की पहाड़ी से 3 तरफ पहाड़ियाँ गई हैं। सबसे उत्तरी पहाड़ी अन्नामलाई, उसके दक्षिण में अनामुदी पहाड़ी, उसके दक्षिण में कार्डामम या इलायची पहाड़ी चोटी बोलते हैं। पूछा भी जाता है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी या कीलामालाई पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ी एक ही है। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में यही है, देख सकते हो आप लोग, सबसे दक्षिण में यही है कार्डामम या इलायची पहाड़ी या कीलामालाई चोटी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही आप जस्ट इसके दक्षिण में आते हैं नीलगिरी पहाड़ी के, तो यहाँ पर एक दर्रा है। कौन सा है? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा पूछा जाता है, पालघाट दर्रा कहाँ पे है? नीलगिरी पहाड़ी के जस्ट दक्षिण में पालघाट दर्रा है। ठीक है, तो आपको पश्चिमी घाट पर्वत से तो कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत हमने एकदम बढ़िया समझा दिया। इसमें आपको एक बार और रिवीजन करा दे रहे हैं। इसकी 2 चोटियाँ महाराष्ट्र में है। सर्वोच्च चोटी महाराष्ट्र में है, कालसुबाई। ठीक है, महाबलेश्वर चोटी भी है, यहाँ से कृष्णा नदी निकली है, जो भी बहुत बड़ी नदी है। अभी नदियों के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए महाबलेश्वर फेमस है। कुंद्रेमुखा, ये भी एक चोटी बहुत बड़ी है, इसलिए इसका भी नाम याद रखना है। और ब्रह्मगिरी चोटी का नाम याद रखना है, जहाँ से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, ये दोनों कर्नाटक में पड़ते हैं और ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। ठीक है, उसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जोराबेटा है। नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्य में है। कौन कौन से? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। केरल का साइलेंट वैली नीलगिरी की पहाड़ी पर ही। ठीक है, साइलेंट वैली किसके लिए फेमस है? अपने जंगलों के लिए, घने जंगलों के लिए और जैव विविधता के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद उसके दक्षिण में एक और पर्वतीय घाट है, जिसको पालनी की पहाड़ी बोला जाता है। पालनी की पहाड़ी का सबसे उत्तरी जो पहाड़ी है उसका नाम है अन्नामलाई चोटी, अन्नामलाई पहाड़ी बोल सकते हैं। और जो उत्तर पूर्व है उसे अनामुदी बोल सकते हैं। और सबसे दक्षिण में या फिर भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी? कार्डामम या इलायची चोटी है। आपका सिंपल सा नीलगिरी पहाड़ी के जस्ट दक्षिण में पालघाट दर्रा है। ठीक है, अभी दर्रे के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये रहा प्रायद्वीपीय भारत का पठार का पश्चिमी घाट, इसलिए हमने आपको ये लेक्चर ही लेकर आए थे। अब थोड़ा सा हम लोग पूर्वी घाट के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वी घाट के बारे में कुछ खास तो नहीं है, क्योंकि पूर्वी घाट पे क्या हुआ, नदियाँ काट काट के पूरा समतल मैदान बना दिए। ठीक है, समतल मैदान बना दिए, जिसकी वजह से पूर्वी घाट में पहाड़ कुछ खास नहीं है। नदियों का खास है, क्योंकि अगर पश्चिमी घाट में पहाड़ है तो नदियाँ कुछ कम है, और इधर पहाड़ कम है तो नदियाँ कुछ ज़्यादा है। तो नदियों अगर पढ़ते हैं तो हम लोग पूर्वी घाट में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि पूर्वी घाट में पहाड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर स्थानीय नाम के हिसाब से पहाड़ के नाम रखे गए हैं। जैसे एक है तेलंगाना में, अब हम सबका अलग अलग नाम रख दे रहे हैं। ये वाला जो पहाड़ी है शेषाचलम का नाम है इसका। ठीक है, ये तेलंगाना में बोला जाता है शेषाचलम। ठीक है, शेषाचलम पहाड़ी कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ये पहले आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की कुछ पहाड़ियाँ हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी हैं? आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये 3 पहाड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में।
ये रहा हमारा नल्लामलाई, ठीक है, ये पालकोंडा, और उसके दक्षिण में जस्ट कौन सी पहाड़ी है, वेलिकोंडा। ये 3 पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। उसके बाद तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु की कुछ पहाड़ी के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु में जावादी, शेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, ये 4 पहाड़ी है तमिलनाडु में, ठीक है। कौन कौन सी है, सबसे ऊपर से जावादी, जावादी ये रही, शेवराय ये रही, ठीक है, पंचमलाई ये रही और सिरुमलाई ये रही। ये 4 पहाड़ी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं। तेलंगाना में शेषाचलम है, ये आंध्र प्रदेश में था, अभी के लिए तेलंगाना में हो गया है। अब आंध्र प्रदेश में 3 पहाड़ियाँ हैं, नल्लामलाई, अन्नामलाई ये पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी का उत्तरी भाग, ये नल्लामलाई है, ध्यान रखना है। अन्नामलाई और नल्लामलाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पालकोंडा, वेलिकोंडा, जितने कोंडा आएंगे सब आंध्र प्रदेश में आएंगे, याद रखना है। तमिलनाडु में जावादी, शेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, इतनी पहाड़ियाँ हैं, ये पूर्वी घाट की है, ठीक है। पश्चिमी घाट का तमिलनाडु हमने बता ही दिया। काडामा में इलायची पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी है, पालनी का जो घाट है सबसे ऊपर अन्नामलाई है, ठीक है। ये सब पहाड़ी आपको याद रखनी है। ये हुए हमारे पूर्वी घाट के पहाड़ी, ये सिंपल से हैं, इससे ज़्यादा हमें याद भी नहीं रखना है। अब हम कुछ दर्रों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दर्रा जानते हैं, यहाँ पे थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा। दूसरा हम लोग क्या जानेंगे, भोर घाट दर्रा। कौन सा है, भोर घाट। तीसरा हम लोग क्या जानेंगे, पाल घाट दर्रा। चौथा हम लोग क्या जानेंगे, सेनकोटा। अब देखो, थाल घाट और भोर घाट ये दोनों कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। ये देखो, ये थाल घाट है, ये भोर घाट है, ठीक है। और केरल में 2 हैं, कौन कौन से हैं, पाल घाट और सेनकोटा। ये दोनों कहाँ पे हैं, केरल में, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे हैं, केरल में है, पाल घाट दर्रा और सेनकोटा। थाल घाट दर्रा से मुंबई में अगर किसी को नागपुर जाना है तो थाल घाट दर्रे से आता है, ये नागपुर है, ध्यान से मिला लो, ठीक है। भोर घाट है, ये यहाँ पर आपका एक भोर घाट दर्रा है, यहीं पे पुणे है, सिंपल से, ठीक है। तो अगर पुणे आपको जाना है तो आप किस दर्रे से जाएंगे, भोर घाट दर्रा से जाएंगे। और पाल घाट दर्रा ये हमने बता ही दिया आपको, और सेनकोटा केरल में है। तो ये नहीं पूछता है आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो कौन से दर्रे से जाना होगा, आपको ये सिंपल से पूछा था, थाल घाट दर्रा किस राज्य में, महाराष्ट्र में। भोर घाट दर्रा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। पाल घाट दर्रा कहाँ पे है, केरल में। और सेनकोटा कहाँ पे है, केरल में है। यही पूछ रहा था किस पहाड़ी पे है, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी पर ये सभी पहाड़ियाँ, सभी दर्रे हैं। ये दक्षिण भारत के 4 दर्रे हैं। उत्तर भारत के दर्रे हमने पूरा बता ही दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख ही सकते हैं। आज आपका यह पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार समाप्त हो गया, पूरा प्रायद्वीपीय भारत पठार समाप्त हो गया है। दोस्तों, आप लोग पूरा का पूरा 4 लेक्चर हुआ है, चारों लेक्चर बढ़िया से देख लीजिए, आपका प्रायद्वीपीय भारत के पठार से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और आप हिमालय अगर देखते हैं तो हिमालय का भी हमने 4 लेक्चर में लगभग कराया है, वो भी पूरा हिमालय एकदम डिटेल में बताया है। वो 4 आप 8 लेक्चर देख लेते हैं तो आपका पूरे भारत में दर्रा, पठार, पहाड़, पर्वत, ग्लेशियर, ये सभी के सभी टॉपिक आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे और कोई भी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अब अगली क्लास से हम लोग नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।